पहली डॉक्टर लेबोविट्स ने पाया कि जो लोग सर्दियों को कोजीनेस, आराम और चिंतन के अवसर के रूप में देखते हैं, वे ज्यादा खुश रहते हैं। वो साल पर बड़े बड़े लक्ष्य बनाने के दबाव से बिल्कुल उल्टा है। जनवरी आते ही हम पर दुनिया भर का प्रेशर होता है। आपको कैसा महसूस होता है? हाँ, कुछ लोगों के लिए तो ये कंबल में बैठकर गर्म कॉफी के साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाने का सबसे सही समय होता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरों के लिए दिन छोटे होने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर से एनर्जी का स्विच ही बंद कर दिया हो। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे तो बाकायदा विज्ञान है। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मौसम, खासकर सर्दी और गर्मी, हमारी उत्पादकता और हमारी रचनात्मकता को किस हद तक प्रभावित करते हैं। सही कहा। क्या ये विंटर ब्लूज सिर्फ एक कहावत है या इसकी कोई वैज्ञानिक सच्चाई है? और क्या काम करने के लिए वाकई कोई आदर्श तापमान होता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, एक तरफ तो कलाकार कोरसेज का एक ब्लॉग है जो विंटरिंग यानी सर्दियों में रचनात्मक आराम के महत्व को समझाता है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक बहुत ही डिटेल्ड वैज्ञानिक अध्ययन है जो तापमान और काम के घंटों के नुकसान का सीधा हिसाब किताब बताता है। इतना ही नहीं, एटलीशन का एक लेख हमें इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझने में मदद करेगा। और भारत में स्कूली बच्चों पर हुआ एक शोध भी है जो रोशनी और दिन के समय के असर पर एक अनोखा नजरिया देता है। और अंत में हम मिशिगन शहर के एक गाइड से सीखेंगे कि कैसे पूरे के पूरे समुदाय सर्दियों को एक बोझ समझने के बजाय उसे एक उत्सव में बदल सकते हैं। तो आज हमारा मिशन मौसम से लड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाना सीखना है। चलिए, इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए कोरसेज के विंटरिंग वाले विचार से शुरू करते हैं। ये शब्द ही कितना सुकून देने वाला है ना। हाँ, बिल्कुल। उनका कहना है कि कलाकारों और रचनात्मक लोगों के लिए सर्दी का मौसम आलस का नहीं बल्कि एक जरूरी ठहराव का समय है। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे कुछ जानवर सर्दियों में आराम करते हैं ताकि वे नई ऊर्जा के साथ वसंत का स्वागत कर सकें। ये नए साल पर बड़े बड़े लक्ष्य बनाने के दबाव से बिल्कुल उल्टा है। जनवरी आते ही हम पर दुनिया भर का प्रेशर होता है कि कुछ नया करो, कुछ बड़ा करो। सही कहा। लेकिन सेज कहती हैं कि ये समय जमीन तैयार करने का है, बीज बोने का है, ना कि फसल काटने का। लेकिन क्या ये विंटरिंग का आइडिया सिर्फ कलाकारों या क्रिएटिव लोगों के लिए ही प्रैक्टिकल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब एक अकाउंटेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपर इसे अपनी 9 to 5 की नौकरी में कैसे अपना सकता है? देखिए, इसका जवाब हमें मनोविज्ञान में मिलता है। अटलेशियन के लेख के अनुसार ये मानसिकता की बात है। विंटरिंग का मतलब काम छोड़ना नहीं। बल्कि काम का तरीका बदलना है। बिल्कुल। शायद एक अकाउंटेंट इस समय का उपयोग अपने स्किल्स को अपग्रेड करने, कोई नया कोर्स करने या पिछले साल के काम की समीक्षा करने में कर सकता है। अच्छा, तो ये बाहरी दुनिया में भागदौड़ करने के बजाय अपने अंदर झांकने का समय है। हाँ, एक तरह से काम की प्रकृति को मौसम के साथ सिंक करने जैसा है। और इसके पीछे तो शायद कोई शारीरिक कारण भी होगा। मैंने एटलेशन के लेख में पढ़ा था कि सर्दियों में सूरज की रोशनी कम होने से हमारे शरीर में सेरोटोनिन का स्तर गिर जाता है। बिल्कुल। सेरोटोनिन हमारे मूड को कंट्रोल करने वाला एक जरूरी केमिकल है। जब ये कम होता है तो हमें थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान लगाने में मुश्किल होती है। इसी को हम आम भाषा में ब्रेन फॉग या दिमागी धुंध कहते हैं। हाँ, और जब ये समस्या गंभीर हो जाती है तो इसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी एसएडी कहा जाता है। हमारी नींद का चक्र सर्केडियन रिदम वो भी गड़बड़ा जाता है। यहाँ पर वो मानसिकता वाली बात फिर से बहुत दिलचस्प हो जाती है। एटलेशन के लेख में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कारी लीबोविट्स का जिक्र है। हाँ, उन्होंने नॉर्वे में एक अध्ययन किया था जहाँ सर्दियाँ बहुत लंबी और अंधेरी होती हैं। और मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि वहाँ के लोग सर्दियों को लेकर उतने दुखी नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी मानसिकता बदल ली है। डॉक्टर लेबोविट्स ने पाया कि जो लोग सर्दियों को कोजीनेस, आराम और चिंतन के अवसर के रूप में देखते हैं, वे ज्यादा खुश रहते हैं। वो मौसम का विरोध करने के बजाय उसे अपनाते हैं। सही कहा।
और ये हमारे व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट लोगों को सर्दियों का शांत माहौल बहुत पसंद आ सकता है। हाँ, कम सामाजिक दबाव और घर पर रहने का मौका उन्हें अपनी ऊर्जा को गहरे एकाग्र काम में लगाने में मदद करता होगा। बिल्कुल। और इसके उल्टा बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट्स लोगों को गर्मियों का सामाजिक माहौल ज्यादा ऊर्जा देता है। उन्हें बाहर जाना, लोगों से मिलना जुलना पसंद है। तो सर्दियों की शांति उन्हें शायद थोड़ा सुस्त बना सकती है। हाँ, तो ये सिर्फ मौसम नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम उस मौसम के साथ खुद को कैसे जोड़ते हैं। और ये सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है, इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक आंकड़े भी हैं। हाँ, और वो आंकड़े वाकई में आंखें खोल देने वाले हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन ने वर्कप्लेस एनवायरमेंटल लेबर लॉज यानी वेल फंक्शंस का विश्लेषण किया। अच्छा। उन्होंने दुनिया भर में सैकड़ों मजदूरों पर शोध किया और पाया कि तापमान और हमारी उत्पादकता के बीच एक यू आकार का रिश्ता है। यू आकार का रिश्ता, ये तो सुनने में बड़ा अजीब है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक आदर्श तापमान है जहां हमारी उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है और काम का नुकसान सबसे कम। ओके। ये तापमान है लगभग 18 डिग्री सेल्सियस। ये उस यू आकार के ग्राफ का सबसे निचला बिंदु है। और जैसे ही तापमान इससे ज्यादा गर्म या ठंडा होता है, हमारी उत्पादकता तेजी से घटती जाती है, यानी ग्राफ दोनों तरफ से ऊपर उठता है, जिससे एक यू का आकार बनता है। और ये गिरावट कितनी होती है? क्या इसके कोई खास आंकड़े हैं? हाँ, और आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। अध्ययन के मुताबिक 18 डिग्री सेल्सियस पर एक औसत व्यक्ति 8 घंटे की शिफ्ट में लगभग 7.5 घंटे प्रभावी ढंग से काम करता है। ये तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लेकिन अब सोचिए, जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 40 डिग्री मतलब दिल्ली या जयपुर की चिलचिलाती गर्मी। बिल्कुल। उस तापमान पर 8 घंटे की शिफ्ट में काम घटकर सिर्फ 4 घंटे रह जाता है। क्या मतलब आधे दिन का काम गर्मी की वजह से बर्बाद? हाँ। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे नहीं लगता था कि असर इतना ज्यादा होगा। कल्पना कीजिए कि दिल्ली की एक टीम मई के महीने में एक बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन पर काम कर रही है। मतलब उनकी आधी क्षमता तो सिर्फ मौसम से लड़ने में ही चली जाती है। और ठंड में भी ऐसा ही होता है? हाँ, हालांकि असर थोड़ा कम है। 5 डिग्री सेल्सियस जैसी कड़ाके की ठंड में काम का समय घटकर 6 घंटे हो जाता है। तो मतलब काम के घंटों का नुकसान असली और मापने योग्य है, चाहे ज्यादा गर्मी हो या ज्यादा ठंड। बिल्कुल। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये सिर्फ तापमान की बात नहीं है। भारत में स्कूली बच्चों पर हुए एक अध्ययन से पता चला कि दिन का समय और रोशनी भी हमारे आराम की भावना को बहुत प्रभावित करते हैं। हाँ, उस अध्ययन ने 3 चीजों पर ध्यान दिया: दिन का समय, बाहर का तापमान और आकाश की रोशनी। अच्छा। उन्होंने पाया कि ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं। और एक खास नतीजा ये था कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है और रोशनी बढ़ती है, उनकी मॉडल की बच्चों के आराम के स्तर का अनुमान लगाने की सटीकता भी बढ़ जाती है। मतलब सुबह के मुकाबले दोपहर में मॉडल ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कर पा रहा था। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मौसम ही नहीं, बल्कि एक ऑफिस में मीटिंग का समय भी हमारी टीम की ऊर्जा पर असर डाल सकता है। सही कहा। शायद सुबह की ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग उतनी असरदार ना हो जितनी दोपहर की। ये सीधे तौर पर हमारे शरीर की सर्काडियन रिदम यानी जैविक घड़ी से जुड़ा है। हमारा शरीर रोशनी के चक्र पर प्रतिक्रिया करता है। तो इससे तो मतलब क्या है? हम जानते हैं कि सर्दी हमें सुस्त बना सकती है, गर्मी हमारी ऊर्जा खत्म कर सकती है। और इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। तो इससे लड़ने के बजाय हम अपने माहौल और उम्मीदों को इसके हिसाब से कैसे ढाल सकते हैं? मुझे लगता है कि यहीं पर हमारे स्रोत हमें कुछ बहुत ही व्यावहारिक उपाय बताते हैं। हाँ, व्यक्तिगत स्तर से शुरू करते हैं। एटलेशियन के लेख में लाइट थेरेपी बॉक्स का जिक्र है। ये क्या चीज है? यह एक खास तरह का लैंप होता है जो सूरज की रोशनी की नकल करता है। सर्दियों में सुबह कुछ देर इसके सामने बैठने से हमारे शरीर को यह सिग्नल मिलता है कि दिन हो गया है। अच्छा, जिससे सेरोटोनिन का स्तर सुधर सकता है और ऊर्जा महसूस होती है। बिल्कुल। इसके अलावा छोटे छोटे मूवमेंट ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। जब हम सुस्त महसूस कर रहे हो तो बस उठकर 5 मिनट के लिए घूमना भी हमारे दिमाग में खून का दौरा बढ़ा सकता है। और कोरसेज की वेंटरिंग की मानसिकता अपनाने वाली बात भी यही फिट होती है। हाँ, वो कहती हैं कि अपनी स्केचबुक का इस्तेमाल करें, किताबें पढ़ें। और बड़े लक्ष्यों के बजाय छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाएं। सही कहा। विचारों को थोड़ा समय दें, उन्हें उबलने दें। ये दबाव कम करने और रचनात्मकता को धीरे धीरे पनपने देने का एक शानदार तरीका है। और ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तियों पर ही नहीं,
बल्कि पूरे संगठनों पर भी लागू होता है। हाँ, एटलेशन के लेख से ये बात सामने आई कि कंपनियां अपनी नीतियों को मौसमी जरूरतों के हिसाब से बना सकती हैं। जैसे सर्दियों में सर्दियों में वे ऑफिस में अच्छी रोशनी वाली जगह दे सकती हैं या कर्मचारियों को रिमोट वर्क का ऑप्शन दे सकती हैं ताकि वे अपने आरामदायक माहौल में काम कर सकें। काम को मौसम के हिसाब से शेड्यूल करने का विचार भी बहुत शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। लेख में बताया गया है कि डेटा विश्लेषण या बजट बनाने जैसे गहरे एकाग्रता वाले काम सर्दियों के लिए शेड्यूल किए जा सकते हैं। जब हम स्वाभाविक रूप से शांत और अंतर्मुखी होते हैं। हाँ, और वहीं रचनात्मक और टीम वर्क वाले काम जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन या क्लाइंट मीटिंग्स गर्मियों के लिए रखे जा सकते हैं जब लोग ज्यादा ऊर्जावान और सामाजिक महसूस करते हैं। हाँ, लेख में ABL रिक्रूटमेंट के एक अध्ययन का जिक्र है। उसमें पाया गया कि जो कंपनियां अपने काम को मौसमी ऊर्जा के पैटर्न के हिसाब से ढालती हैं, उनकी कुल उत्पादकता में 15% तक की वृद्धि हुई। 15%? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, गर्मियों में समर फ्राइडे जैसी नीतियां जहां शुक्रवार को जल्दी छुट्टी हो जाती है, कर्मचारियों को प्रेरित करती हैं। तो ये सिर्फ कर्मचारियों की भलाई के लिए नहीं बल्कि कंपनी के फायदे के लिए भी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ ऑफिस की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। मिशिगन की विंटर स्ट्रैटेजी गाइड दिखाती है कि कैसे पूरे शहर इस सोच को अपना सकते हैं। हाँ, वो गाइड कमाल की है। मुझे अपने शहर की याद दिलाती है जहाँ सर्दियों में सब कुछ बंद सा हो जाता है और सड़कें वीरान हो जाती हैं। हाँ, अगर वहां भी ऐसी कोई पहल होती तो कितना अच्छा होता। मिशिगन में उन्होंने सर्दियों को एक समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने क्या किया? कुछ उदाहरण है? उन्होंने बहुत ही रचनात्मक काम किए, जैसे पार्कों में स्लेजिंग हिल्स मतलब फिसलने के लिए छोटी बर्फीली पहाड़ियां बनाई, झीलों पर आइस स्केटिंग के रास्ते तैयार किए। वाह, उन्होंने क्रॉकी कर्ल नाम का एक मजेदार खेल भी शुरू किया जो क्रोकिनोल और कर्लिंग का मिश्रण है। इसे सार्वजनिक जगहों पर स्थापित किया गया ताकि लोग एक साथ आकर खेल सकें। तो उन्होंने लोगों को घरों से बाहर निकलने और सर्दियों का आनंद लेने का एक कारण दिया। हाँ, और ये सिर्फ सुविधाओं की बात नहीं बल्कि मानसिकता बदलने की भी बात है। सही। बिल्कुल। गाइड में एक मशहूर कहावत का जिक्र है, खराब मौसम नहीं होता, बस खराब कपड़े होते हैं। अच्छा, उनका पूरा दर्शन इसी पर आधारित है। सर्दियों को रोशनी, गतिविधियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से जीवंत बनाना, उसे एक बोझ समझने के बजाय एक उत्सव की तरह मनाना। आज की बातचीत से ये तो साफ है कि मौसम का हम पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों तरह से गहरा असर होता है। हाँ, रचनात्मकता के लिए जरूरी ठहराव से लेकर तापमान के कारण उत्पादकता में सीधी गिरावट तक। और ये दिलचस्प है कि कलाकार का विंटरिंग का विचार और वैज्ञानिकों का वो यू आकार का ग्राफ एक ही कहानी के दो पहलू हैं। बिल्कुल। एक हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरत को कलात्मक भाषा में समझाता है तो दूसरा उसी हकीकत को ठंडे ठोस आंकड़ों में दिखाता है। लेकिन दोनों का सार एक ही है, हमें मौसम के प्राकृतिक चक्र का सम्मान करना होगा। हाँ, इसका समाधान मौसम से लड़ने में नहीं बल्कि उसके साथ तालमेल बैठाने में है। चाहे वो हमारी मानसिकता हो, हमारा काम करने का तरीका हो या हमारे शहरों की बनावट हो। कलाकार की सलाह, वैज्ञानिकों के आंकड़े और शहर नियोजकों की रणनीतियां सब एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। वे सब यही कहती हैं कि जब हम प्रकृति की लय के साथ काम करते हैं तो हम न केवल ज्यादा उत्पादक होते हैं बल्कि ज्यादा खुश भी रहते हैं। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। उस वैज्ञानिक अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई थी। क्या? उन्होंने बताया कि 1960 के दशक के उत्पादकता मॉडल जो खदान मजदूरों पर आधारित थे आज पुराने हो चुके हैं। हाँ, ये तो सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा काम, काम करने वाले लोग और हमारी जागरूकता सब कुछ बदल गया है। तो सोचने वाली बात ये है, जैसे जैसे हमारा काम शारीरिक मेहनत से ज्यादा ज्ञान आधारित यानी नॉलेज बेस्ड होता जा रहा है, क्या उत्पादकता के लिए हमारा आदर्श तापमान भी बदलेगा? क्या गहरी सोच के लिए सही तापमान शारीरिक मेहनत के लिए सही तापमान से अलग होगा? और हमारा ऑफिस और घरों में लगातार नियंत्रित तापमान वाले माहौल में रहना हमारी प्राकृतिक मौसमी लय को लंबे समय में कैसे प्रभावित कर रहा है? सर्दियों की